Hello everyone, I am Priyanka and welcome back to our channel ABC of Commerce. सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने उस वीडियो में समझा था उसके फॉर्मेट के साथ। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। ओके, हमें यहाँ पे एक बैलेंस शीट गिवन है कंपनी की। ओके, और उसमें हमें 2011 और 2012 के बैलेंसेस गिवन है और यहाँ पे नीचे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। ओके, और अब हमें इस क्वेश्चन में बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो वो फॉर्मेट हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको अगर वो फॉर्मेट नहीं पता तो आप उस वीडियो से उस फॉर्मेट को समझ सकते हैं और वहाँ से उसको लर्न कर सकते हैं। ओके, तो जब भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन करने हैं, आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में क्वेश्चन पढ़कर फॉर्मेट ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो फॉर्मेट इसका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले रहेगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। ओके, तो ये तीन कॉलम यहाँ पे बनेंगे। सबसे पहले हमें निकालना होता है हमारा ए पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, इसमें हमें सबसे पहले चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, तो अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमारा यहाँ पर आया है 1,02,000, ये कैसे आया है? तो हमने डिस्कस किया था कि ये निकालने के लिए हम एक नोट बनाना पड़ता है हमें। ओके, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि ये नोट जो है कैसे बनेगा। ओके, तो तो ये रहा वो नोट जो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए बनाना है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है? क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए होता है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस का करंट ईयर का बैलेंस है 67,000 और प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 20,000। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो करंट ईयर का बैलेंस है 67,000 उसमें से माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर का बैलेंस 20,000। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 47,000 और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ऐड करना होता है जो हमने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किया है। ओके, तो जो हमने रिजर्व्स में यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है हम उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस साल रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कितना किया है। ओके, तो पहले हमारे पास रिजर्व्स था 1 लाख और अब हो गया है 1,25,000। मतलब रिजर्व्स हमारे बड़े हैं 25,000 से। तो 25,000 हमने जो है रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होता है, प्रोविज़न फॉर करंट ईयर। क्वेश्चन में हमें करंट ईयर का प्रोविज़न भी दिया हुआ है। जो हमें शॉर्ट टर्म प्रोविज़न दिया हुआ है उसके आगे एक नोट गिवन है। तो पॉइंट नंबर 4 में हमें शॉर्ट टर्म प्रोविज़न दिया है। तो हमने उसमें देखा था जो करंट ईयर का प्रोविज़न होता है हमें उसको यहाँ पे ऐड करना होता है। तो करंट ईयर का प्रोविज़न है हमारा 30,000। तो 30,000 भी जो है हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 1,02,000। ओके, और इसको जो है हम वहाँ पे नोट करेंगे। ओके, इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं उनको वापस ऐड करना होता है। जो हमारे नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हम यहाँ पे वापस ऐड करेंगे। ओके, तो ऐसे कौन से एक्सपेंस हैं तो ये हमें क्वेश्चन से पता चलेगा।
तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक हमें इंटेंजिबल एसेट्स गिवन है फिक्स्ड एसेट्स में। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, मतलब जो हमारा अमोर्टाइजेशन होता है या फिर अमोर्टाइजेशन होता है जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है। ओके, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हम हमारी इंटेंजिबल एसेट्स को जो है राइट ऑफ कर रहे हैं। तो अगर इनका बैलेंस कम हो रहा है तो इसका मतलब हम इनको राइट ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले 60,000 अब हो गई है 42,000। ओके, तो ये रिड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें यहाँ पे वापस ऐड करना होगा इंटेंजिबल एसेट्स जो हमने यहाँ पे राइट ऑफ करी है 18,000 की। ओके, तो वो हमने यहाँ पर जो है वापस ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया 1,20,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, तो अब हमें इसमें क्या करना होगा, अब हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट रह गई है हमारी बस। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसके अलावा और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं गिवन जो हमें यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे और क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी होती है, डेप्रीसिएशन हो गया, या फिर कोई फिक्स्ड एसेट्स में अगर हम उसको बेच रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट हो गया, और इस तरीके से जो है हमें ये सारे एक्सपेंसेस जो है वहाँ पे ऐड करने होते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास एक ही ऐसा एक्सपेंस है जो हम इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो वो हमने वहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, तो इसके बाद करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे हमें करंट लाइबिलिटी दी हुई है, ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं, पहले थे हमारे पास 1,76,000 और अब हो गए हैं 93,000। तो ये डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेस करते हैं। ओके, तो 83,000 की वैसे उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, और हमने क्या देखा था, जो भी अगर हमारी फिगर हमें माइनस करनी है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, इसके अलावा और क्या चीज़ है हमारी, और हमें गिवन है यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में हमें एक ही चीज़ गिवन है, बाकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारी फाइनेंसिंग में जाएगी, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बारे में हमें एक यहाँ पे नोट भी गिवन है जो कि है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसके अलावा और हमें दिया हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो प्रोविज़न की क्या एडजस्टमेंट होती है, प्रोविज़न हमारा दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स की क्या एडजस्टमेंट होती है, उसका जो करंट ईयर का प्रोविज़न है वो हमें वहाँ पे ऐड करना होता है, तो ये हमने ऐड कर लिया, और इसकी जो दूसरी एडजस्टमेंट है अभी हम वो बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी हमारे करंट लाइबिलिटी में हमें और किसी चीज़ का यूज़ नहीं है। उसके बाद देखते हैं करंट असेट्स। तो करंट असेट्स में हमें दिया हुआ है इन्वेंट्री। ओके, तो इन्वेंट्री हम यहाँ पे पहले हमें दी हुई है 1,20,000 की, अब दी हुई है 80,000 की। तो इसका मतलब इन्वेंट्री में डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, अगर इन्वेंट्री में डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सेल्स बढ़ रही हैं। सेल्स बढ़ रही है तो हमारे पास यहाँ पे कैश बढ़ रहा होगा। ओके, तो इस वजह से हम डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री यहाँ पर ऐड कर देंगे 40,000। ओके, 40,000 का डिफरेंस आ रहा है उसमें, तो ऐड करने के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1,64,000। ओके, इसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है हमें, करंट असेट्स में दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल हमें पहले दिए थे 66,000, अब दिए हैं 1,00,000। ट्रेड रिसीवेबल हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। ओके, तो जो अगर हमारी करंट असेट्स में इंक्रीज़ होते हैं तो हम उसको लेस करते हैं। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे जो है हम इसको लेस करेंगे, इंक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल 34,000। ओके, तो ये जो नेगेटिव में फिगर्स आ रही हैं इनका टोटल आएगा 1,17,000। तो 1,60,000 में से हमने इसको लेस किया तो हमारा आया 43,000। ओके, उसके बाद अभी हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स। अब करंट ईयर का प्रोविज़न तो हमने ऐड कर दिया, अब लास्ट में जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो निकालते हैं तो लास्ट में हमने जो टैक्स पे किया होता है उसको हम लेस करते हैं।
ओके। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन कि हमने कितना टैक्स पे किया है, तो यहाँ पर हम ये एज्यूम कर लेंगे कि पिछले साल का जो हमने प्रोविज़न बनाया था 22,000 का, वही टैक्स जो है इस बार हमने पे किया होगा। ओके, तो इस वजह से हम यहाँ पर 22,000 यहाँ पे लेस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 21,000। ओके, यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगी हुई है, यहाँ पे हमारा 21,000 रहेगा। ओके, तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया, इसको हम यहाँ पे बाहर वाले कॉलम में दिखा देंगे 21,000। ओके, तो ये आ गया हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद चलते हैं बी पार्ट पर। तो बी पार्ट पर हमें क्या करना है, बी पार्ट पे हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड असेट्स के बारे में कहा हुआ है, हमें दी हुई है फिक्स्ड असेट्स, जिसमें से इंटेंजिबल असेट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, उसका पॉइंट हमारा हो गया है। तो टेंजिबल असेट्स में हमें दिया हुआ है 3,50,000 और 3,65,000। ओके, और इसके साथ हमें यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है इसका, तो नोट भी हमें दिया हुआ है इसका। नोट में हमें यहाँ पे क्या कहा है कि टेंजिबल असेट्स में हमारी दो चीज़ें हैं, एक तो है लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरी है प्लांट एंड मशीनरी, और इसके अलावा इनसे रिलेटेड और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कही। ओके, तो हम यहाँ पर सिंपल क्या एज्यूम कर लेंगे कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले थी 2 लाख, अब हो गई है 50,000, तो सीधा 1,50,000 से जो है ये वैल्यू रिड्यूस हो गई है। ओके, तो हम यहाँ पर अगर वैल्यू कम हुई है तो मान लेंगे कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी। ऐसी प्लांट एंड मशीनरी पहले थी 1,50,000, अब बढ़ गई है, तो बढ़ गई है तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि हमने परचेज करी है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो रही थी 1,50,000 से, तो हम उसको यहाँ पे सेल कंसिडर कर यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, और प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रही थी तो उसको परचेज कंसिडर कर यहाँ पर हम लेस कर देंगे, क्योंकि परचेज अगर हम करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा तो नेगेटिव में, और अगर सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा तो ये पॉजिटिव में। ओके, इसके अलावा और क्या चीज़ है, और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पहले थी 62,000, अब गिवन है 30,000, तो ये भी कम हो रही है, इसका मतलब ये भी हमने सेल कर दी होगी। ओके, तो यहाँ पे भी हम मान लेंगे इसको सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 32,000, और जो कि प्लस में रहेगा क्योंकि हमने सेल करी है तो कैश आएगा। तो इन तीनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 17,000, तो ये आ गया हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, उसके बाद सी पार्ट में देखते हैं हमें क्या निकालना होता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ओके, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कहा हुआ है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमारा आता है कैपिटल के बारे में या फिर हमारी कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बारे में। ओके, तो कैपिटल के बारे में यहाँ पे इन्होंने कहा है शेयर कैपिटल, कोई नोट नहीं दिया। ओके, तो शेयर कैपिटल पहले थी 2,50,000 की, अब हो गई है 2,80,000 की, तो इसका मतलब हमारी शेयर कैपिटल 30,000 से इंक्रीज़ हुई है। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बारे में कहा था, जो कि हमारी थी बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो जो हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो भी हमारी पहले थी 70, अब हो गई है 40, तो ये हमारी 30,000 से डिक्रीज़ हुई है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि हमने 30,000 की पेमेंट कर दी। ओके, तो पेमेंट कर दी तो हमारे पास से कैश गया होगा, तो उसको हम यहाँ पे नेगेटिव में दिखाएंगे। ओके, और हमें यहाँ पे क्या कहा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कही हुई है हमें, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे नॉर्मली आते हैं डिबेंचर्स। ओके, तो यहाँ पर भी जो है हमें डिबेंचर्स गिवन है,
पहले थे हमारे पास डिबेंचर्स 30,000 के, अब हमारे पास यहाँ पर इस साल 0 हो गए हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे मान लेंगे कि 30,000 डिबेंचर्स की हमने रीपेमेंट कर दी। ओके, तो यहाँ पे ये फिगर आएगी हमारी नेगेटिव में। तो क्वेश्चन में डाल देते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने कैपिटल इशू करी थी 30,000 की, ऐड कर दिया। डिबेंचर्स की हमने पेमेंट करी थी तो उसको हमने लेस कर दिया। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो कि हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो कि हमारा था बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको भी हमने रीपे कर दिया था 30,000 से। ओके, तो ये भी माइनस में रहेगा। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर नेगेटिव में आया 30,000, और ये आया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ माइनस में। कैश फ्लो नहीं, कैश यूज्ड। अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा तो कैश यूज्ड हमने किया है, अगर पॉजिटिव में आएगा इस तरीके से तो कैश फ्लो हम लिखेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी हमारा अभी तक आया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तीनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो हमने इन तीनों को ऐड किया, 21,000 प्लस 17,000 माइनस 30,000, तो हमारा यहाँ पर आया आंसर 8,000। ओके, अब इसमें हमें क्या ऐड करना होता है, कैश फ्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमें यहाँ पे गिवन है 10,000। ओके, और एट द एंड गिवन है 30,000। ओके, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ऐड करना है 10,000 वाला जो बिगिनिंग में है। ओके, तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर आना चाहिए जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो इस पे हमने कैश और कैश इक्विवेलेंट ऐड किया 10,000, तो हमारा आंसर कितना आया, 8 + 10 18,000, और हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी यही था। तो इसका मतलब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट सही प्रिपेयर करी है क्योंकि ये हमारा बैलेंस मैच कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर एक छोटी सी एडजस्टमेंट जो है हमारी रह गई है। एक्चुअली उसका अफेक्ट जो है क्वेश्चन में कुछ नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से होगा। यहाँ पे लास्ट में हमें कहा हुआ है कि डिबेंचर्स के बारे में कहा हुआ है, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2011। ओके, अब यहाँ पर हमने डिबेंचर्स को रीपे किया। अब जब हमारे पास डिबेंचर्स थे, 12% डिबेंचर्स थे, तो उस पर इंटरेस्ट तो लगना था। ओके, बट वो इंटरेस्ट हमने वहाँ पर ऐड नहीं किया। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसमें एडजस्टमेंट करते टाइम पे हमें ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड करना था, बट हमने नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या कहा हुआ है कि डिबेंचर्स हमने रिडीम करे हैं 1 अप्रैल 2011 को। अब हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे कैलकुलेट करना होता है, जो डिबेंचर्स हमारे पास बचे हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर। ओके, जितने टाइम पीरियड के लिए हमारे पास बचे हुए हैं इस साल, जो डिबेंचर्स हमारे पास हैं उस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब 30,000 का बैलेंस था, सारा हमने रीपे कर दिया, वो भी 1 अप्रैल को ही हमने रीपे कर दिया। तो हमारे पास तो कुछ बैलेंस बचा ही नहीं ना इस साल, तो हम इस पे इंटरेस्ट कहाँ से देंगे डिबेंचर्स को। तो इस वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा बनता है 0। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे जो हमने नोट्स बनाए थे ये वो नोट्स हैं। तो इसमें से ये फर्स्ट नोट जो है ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, बाकी के ये 2 नोट्स और हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो डिबेंचर्स से रिलेटेड है कि हमने डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वहाँ पे हमने क्यों नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि हमने डिबेंचर्स 1 अप्रैल 2011 को ही रिडीम कर दिए थे, तो इस वजह से कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरा है इंटेंजिबल एसेट्स का, इंटेंजिबल एसेट्स हमारी डिक्रीज़ हो रही हैं, तो इस वजह से हम ये मान लेंगे कि हमने उनको राइट ऑफ किया है। ओके, तो ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका। ओके, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।